हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 5 क्लास 12 लीगल स्टडीज़ का, दैट इज़ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। वेल आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विद योर ईच लाइक एंड सब्सक्रिप्शन आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो आज की वीडियो में हम यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, एंड जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में एग्ज़ाम देना है उनके लिए सीबीएसई ने ये टॉपिक सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं। सो इन टॉपिक्स को रिमूव करके बाकी जितना भी टॉपिक्स बचे हैं सिलेबस में उन सबको आज की वीडियो में हम कवर करते हैं। सो यू नो कि पहले लीगल प्रोफेशन एज सच प्रॉपर इंडिया में स्टैब्लिश नहीं था। किंग्स के कोर्ट होते थे एंड किंग्स ही डिसाइड करते थे जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, कोई लॉयर्स का रोल ही नहीं होता था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक लीगल प्रोफेशन प्रॉपर एक फील्ड स्टैब्लिश हुई एंड इंडिया में कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए। सो पहला जो इंडिया में कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो था मेयर्स कोर्ट, दैट टू इन मद्रास एंड कैलकटा 1726 में। वेल 1923 तक तो वुमेन को लीगल प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का परमिशन ही नहीं था। इट वॉज इन 1923 जब लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट आया एंड वुमेन को इंक्लूड किया गया लीगल प्रोफेशन में। वेल इंडिपेंडेंस के बाद लीगल एजुकेशन को रिफॉर्म करने का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड इस मूवमेंट के हेड थे प्रोफेसर NR माधवा मेनन। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ NLUs, जो लॉ की फील्ड में बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इस्टेब्लिश किया, एंड पहली NLU बैंगलोर में इस्टेब्लिश हुई। सो इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया। ये एक्ट सबसे पहला ऐसा एक्ट था जो लीगल प्रोफेशन को डेडिकेटेड था। सो इस एक्ट के जितने भी फीचर्स हैं उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में कवर किया है। सो उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो इस एक्ट के आने से पहले एंड इंडिपेंडेंस अटेन करने से पहले इंडिया में लॉयर्स की बहुत सारी कैटेगरीज और क्राइटेरियाज थे, लाइक उन्हें वकील्स, बैरिस्टर्स, प्लीडर्स, मुख्तार्स में डिवाइड किया गया था। बट इस एक्ट ने उन सभी कैटेगरीज को एक सिंगल कैटेगरी में कन्वर्ट किया, एंड नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है, दैट इज एडवोकेट्स की। ये एडवोकेट्स वो हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड फीचर इस एक्ट का है कि इस एक्ट ने ऑल इंडिया बार काउंसिल इस्टेब्लिश किया, जिसे हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस काउंसिल के मेंबर्स हैं, और हर एक स्टेट बार काउंसिल, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे ही इस एक्ट ने हर एक स्टेट में भी एक बार काउंसिल इस्टेब्लिश किया। सो हर स्टेट बार काउंसिल भी एक मेंबर को अपॉइंट करती है ऑल इंडिया बार काउंसिल में, एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल अपना खुद का चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इलेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट वही है जैसा मैंने आपको बताया कि इस एक्ट ने स्टेट बार काउंसिल भी स्टैब्लिश किया हर स्टेट में, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेंबर है इस काउंसिल का, एंड 15 to 25 अदर एडवोकेट्स इलेक्टेड होते हैं इस काउंसिल में जो 5 years के लिए सर्व करते हैं। सो जब भी एक लॉ ग्रेजुएट अपनी लॉ स्कूल से डिग्री लेता है, पास आउट होता है, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए एक रोल में अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, वो होता है स्टेट रोल। सो स्टेट बार काउंसिल का यही एक मेन फीचर है कि वो लॉ ग्रेजुएट्स को रोल में एडमिट करते हैं। अगर कोई भी मिसकंडक्ट के केसेस आए बाय एडवोकेट या अगेंस्ट द एडवोकेट्स, उनको डिटरमाइन करते हैं एंड लीगल एड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। लाइकवाइज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन है वो कंटेंट, सिलेबस, ड्यूरेशन, वेरियस लॉ डिग्रीज का वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में डिटरमाइन करते हैं, एंड इसको डिटरमाइन करने के लिए इनके पास स्पेशल कमेटी है, दैट इज़ लीगल एजुकेशन कमेटी, जो सारी यूनिवर्सिटीज़, लॉ डिग्रीज, उनके सिलेबस, ड्यूरेशन का ध्यान रखते हैं। सो अगर आपको एनरोल करवाना है एडवोकेट्स रोल में, उसके क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अबव 21 years ऑफ एज, एंड LLB डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, एंड फोर्थ एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है बिफोर प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो सिक्स्थ पॉइंट इज कोई भी एडवोकेट जो एनरोल्ड है स्टेट रोल के साथ, उसके पास राइट आ जाता है प्रैक्टिस करने का किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी के पास। वेल हमारे इंडिया में क्लास तो एक ही है एडवोकेट्स, बट इन एडवोकेट्स को भी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाता है, एंड ये सीनियर एडवोकेट उन एडवोकेट्स को मिलता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग
बहुत ही एबिलिटी वाले हैं या उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है या उनकी स्टैंडिंग बार में बहुत ही डिफरेंट और अच्छी है। सो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी नॉर्मल एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर देते हैं। सो ये सारे फीचर्स थे एडवोकेट्स एक्ट के। अब एडवोकेट्स एक्ट ने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया है, हम उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और डिटेल में समझते हैं। सो पहला पॉइंट वही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर, एंड इसके मेन फंक्शंस को समझते हैं। पहला, ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि कंडक्ट्स एंड एटिकेट क्या होने चाहिए एडवोकेट्स के, एंड अगर उनके अगेंस्ट कोई केस आया है तो वो डिसिप्लिनरी कमिटी में डील होता है, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इन डिसिप्लिनरी कमिटीज के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। देन ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं लीगल एजुकेशन का इंडिया में, एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन ग्रांट करते हैं। देन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट इज सेम, कंडक्ट एंड एटिकेट्स डिसाइड करना एडवोकेट्स का, डिसिप्लिनरी कमिटीज का प्रोसीजर डिसाइड करना, सेफगार्ड करना एडवोकेट्स के राइट्स एंड प्रिविलेजेस को, देन लॉ को सपोर्ट करना एंड इंडिया में प्रमोट करना, कोई भी मैटर जो स्टेट बार काउंसिल के पास आया है उसको डिसाइड करना, डील करना एंड डिस्पोज ऑफ करना, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंसल्टेशन करके लीगल एजुकेशन के बारे में डिसाइड करना, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना जो लॉ की डिग्री प्रोवाइड कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशली विजिट करता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में एंड इंस्पेक्ट करता है कि क्या वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन लॉ की दी जा रही है। ये सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं लॉ टॉपिक्स पे, जहाँ पे ये एमिनेंट जूरिस्ट्स को बुलाते हैं एंड इनके पब्लिश भी होते हैं पेपर्स जर्नल्स में। देन ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं पुअर पीपल को जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं केस फाइल करना कोर्ट ऑफ लॉ में। देन ये वो मैटर्स भी डिसाइड करते हैं जब कोई स्टूडेंट लॉ की एजुकेशन किसी और कंट्री से ऑब्टेन करके आया है, सो उस डिग्री को जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से ली है उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज करना है या नहीं, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं। देन ये सभी फंड्स डिसाइड करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करने हैं बार काउंसिल के, एंड देन दे प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स हु रन द बार काउंसिल्स, के विद इन इनके इलेक्शंस होते हैं। सो ये सारे मेन फीचर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। नाउ वी कम टू लीगल प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनल एथिक्स। वेल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है जितने भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लॉयर्स के, एडवोकेट्स के। सो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो एडवोकेट के हैं वो यहाँ पे स्टेटेड है, दैट इज़ हर एडवोकेट को एक डिग्निफाइड मैनर में बिहेव करना है, कोर्ट का रिस्पेक्ट करना है, ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जज के साथ प्राइवेट में नहीं करनी जो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट को खराब कर सकती है या पार्शियलिटी ला सकती है, किसी भी इलीगल मैनर में एक्ट नहीं करना, क्लाइंट्स को अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने के लिए बोलना नहीं है, एंड अगर कोई भी क्लाइंट अनफेयर मीन अडॉप्ट कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना है, लीगल प्रोफेशन की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना है। देन लॉयर्स एंड एडवोकेट्स की जो ड्यूटीज़ है क्लाइंट के टुवर्ड्स वो ये है कि जब भी क्लाइंट कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ब्रीफ देता है, उसे एक्सेप्ट करना है, एंड अगर वो कमिट कर चुके हैं तो अपनी सर्विस से विड्रॉ नहीं कर सकते। देन उन्हें कोई भी मटेरियल या एविडेंस उनके सामने आता है तो वो उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते। उस लॉयर्स को एंड एडवोकेट्स को वो मटेरियल और एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट करना ही होता है। देन एडवोकेट किसी भी मैटर में एज एन एडवोकेट केस नहीं फाइल कर सकता जहाँ पे वो खुद ही एक विटनेस हो। देन इन्हें अपनी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। क्लाइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनली क्लाइंट ने एडवोकेट को बताई हो, एडवोकेट वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। देन एडवोकेट्स कंटिंजेंसी फीस नहीं चार्ज कर सकते। कंटिंजेंसी फीस ये होती है कि एडवोकेट डील करें क्लाइंट के साथ कि अगर आप केस जीतोगे तो आप मुझे 100% शेयर दोगे, एंड अगर आप केस नहीं जीतोगे तो आप 50% शेयर दोगे। सो एडवोकेट्स ये नहीं कर सकते। एडवोकेट्स को अपनी फिक्स फीस लेनी होती है एंड केस के आउटकम पे ये अपनी फीस नहीं डिसाइड कर सकते। देन अगर एडवोकेट्स को अपोजिंग पार्टी के साथ नेगोशिएट करना है तो वो डायरेक्टली अपोजिंग पार्टी को अप्रोच नहीं करेंगे, वो अपोजिंग पार्टी के एडवोकेट के साथ ही अपनी बात करेंगे।
देन जितने भी उन्होंने लेजिटिमेट प्रोमिसेस दिए हैं अपनी पार्टीज को या दूसरे एडवोकेट्स को, वो उन्हें पूरे करने होते हैं। एंड कोई भी रूल का ब्रीच नहीं करना। अगर किसी भी रूल का ब्रीच हुआ एडवोकेट की तरफ से तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, जहां पे उन्हें परमानेंटली या टेम्पररी अपनी सर्विस से सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट लॉयर्स या एडवोकेट्स की तरफ से। लॉयर्स एंड एडवोकेट्स इंडिया में ना ही कोई सर्कुलेट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू से ऐसा कोई भी काम यहाँ पे एडवोकेट्स नहीं कर सकते जिनसे उनकी एडवर्टीजमेंट हो किसी भी तरीके से। जो एक्सेप्शंस हैं वो है कि एडवोकेट अपने आप को सिर्फ कुछ तरीकों से प्रमोट कर सकता है। वो है पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना लोगों के साथ, न्यूज़पेपर्स में कोई भी इंस्पायरिंग कमेंट या फोटोग्राफ देना, या किसी भी केस के रिलेटेड न्यूज़पेपर में कमेंट देना, एंड उस केस के साथ अगर उनकी फोटो भी न्यूज़पेपर में आ जाए दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट किसी और तरीके से लाइक बिल बोर्ड से या स्पेशल एडवर्टीजमेंट से या किसी टीवी के सर्कुलर से, वो सब चीज़ों से एडवोकेट अपने आप को इंडिया में प्रमोट नहीं कर सकता। देन एडवोकेट्स अपनी वेबसाइट ज़रूर बना सकते हैं जहाँ पे वो अपनी फर्म का नेम या खुद का नेम बताएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, डिटेल्स बताएंगे अपनी एनरोलमेंट की, पर्सनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताएंगे एंड एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। सो इस तरह की एडवर्टीजमेंट अलाउड है। रेस्ट बाकी जितनी भी तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो सब एडवोकेट्स के लिए इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो लाइक यूएसए, यूके एंड फ्रांस में बहुत ही फ्लेक्सिबल रूल्स हैं एंड वहाँ पे एडवोकेट्स अपने आप को किसी भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। लाइक यूएसए में तो बिजनेस कार्ड्स भी दे सकते हैं, इंटरनेट में किसी भी तरह से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ईमेल्स में, यूएसए में इन सभी तरीक़ों से एक एडवोकेट अपने आप को प्रमोट कर सकता है। वेयर एज हांगकॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ में एडवर्टीजमेंट फॉरबिडन है, सेम लाइक इंडिया। हांगकांग में टेलीविजन, रेडियो और सिनेमाज में एडवर्टीजमेंट करना मना है, बट प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो ये सब रूल्स जो है एडवर्टाइजमेंट पे ये कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है लीगल एजुकेशन इन इंडिया। सो इंडिया में लॉ की डिग्री लेने के लिए आप या तो 3 ईयर LLB कर सकते हैं या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। 3 ईयर LLB आप किसी भी ग्रेजुएट कोर्स के बाद ही कर सकते हैं, लाइक BA, BCom, BBA, एंड उसके बाद आप 3 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। बट 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12th लॉ ले सकते हैं। सो सबसे मेन जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ लॉ में हैं वो है NLUs, एंड सबसे पुराना NLU है NLU बैंगलोर जो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब हमारे पास 17 NLUs इंडिया में है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। सो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, क्या आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, क्या उनका सिलेबस है और इनका कितना टाइम पीरियड होता है, उन सब के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो आप वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपका 12th के बाद लॉ परस्यू करने का एम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। सो एक लॉ ग्रेजुएट के पास इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वेरियस डिफरेंट प्रोफेशंस में प्रैक्टिस करने की। सबसे पहला ऑप्शन आता है लिटिगेशन का। आप डायरेक्टली आपने लॉ की डिग्री ली, आप पास आउट हुए, आप डायरेक्टली किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं लिटिगेशन, या फिर आप किसी भी कंपनी या फर्म के लिटिगेशन डिपार्टमेंट में अटैच हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लॉ फर्म प्रैक्टिस। सो लॉ फर्म्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड लॉ फर्म्स भी होती हैं, लाइक जो स्पेसिफिकली IPR या टैक्स लॉ में डील करें, या लार्ज लॉ फर्म्स भी होती हैं जो हर तरह के केसेस में डील करें। सो लॉ फर्म्स का जो बेसिक काम होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज को प्रैक्टिस करना, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना वेरियस उनके ट्रांजैक्शंस पर, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना और अदर डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना, एंड अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना उन ट्रांजैक्शंस एंड नेगोशिएशंस को मैनेज करने में। सो नेक्स्ट सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडिया में काफ़ी ऐसी लार्ज कॉर्पोरेशंस है, आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, मीडिया हाउसेस, जिनके पास खुद का एक लीगल डिपार्टमेंट होता है एंड उन्हें हम बोलते हैं इन हाउस लीगल प्रैक्टिस। सो इन हाउस लीगल काउंसिल्स का काम होता है कंपनी को एडवाइस करना लीगल मैटर्स में, और ये इंश्योर करना कि कंपनी का बिजनेस सारे लॉज के साथ कंप्लाई कर रहा है
एंड हर एक लॉ कंप्लाई हो रहा है एंड कंपनी किसी भी तरह किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं कर रही है। एंड अगर उनसे किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है या उस कंपनी पे किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उन लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। सो ये काम होता है कॉरपोरेट सेक्टर का। सो नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है पब्लिक पॉलिसी। वेल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जितने भी लॉज ड्राफ्ट होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्राफ्ट करते हैं वो खुद से नहीं करते, उनके पास भी एक लीगल असिस्टेंट होता है वो सारे लॉज एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। सिमिलरली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं लाइक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सभी लॉ ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करते हैं इंडिया के लिए एंड इन खुद के डिपार्टमेंट्स के लिए वेरियस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट फील्ड है लीगल रिसर्च और एकेडमिया की। एकेडमिया मीन्स डायरेक्टली आप लीगल टीचर बन सकते हैं ईदर इन एनी स्कूल और प्रोफेसर, आप स्पेशल रिसर्चर भी बन सकते हैं लीगल रिसर्च एंड थिंक टैंक्स लाइक गवर्नमेंट के भी बहुत इंस्टीट्यूट्स होते हैं, काफ़ी कंपनीज भी अपॉइंट करती हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप की लीगल रिसर्च करने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को। नेक्स्ट है NGOs, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। सो NGOs का काम होता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर एंड नीडी पीपल को, लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करना, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना स्पेशली इन द एरियाज ऑफ वुमेन, चाइल्ड राइट्स, इन्वायरमेंट लॉ, पब्लिक हेल्थ एंड कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड वेरियस अदर रेगुलेटरी बॉडीज भी लॉ ग्रेजुएट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ह्यूमन कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी लॉ ग्रेजुएट्स का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट फील्ड है फर्दर स्टडी। LLB कंप्लीट करने के बाद आप इधर LLM परस्यू कर सकते हैं, देन MPhil एंड PhD परस्यू कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अदर रिलेटेड फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस या एंथ्रोपोलॉजी में भी अपनी लीगल एजुकेशन आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन द मोस्ट कॉमन एंड जिसके लिए काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं वो है जुडिशियल सर्विसेज एंड क्लर्कशिप। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है एंड हर एक स्टेट का डिफरेंट एग्जाम भी होता है जहाँ से आप डायरेक्टली एज अ जज अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर क्लर्कशिप मीन्स आप एक जज के रिसर्चर बन सकते हैं। देन बाकी भी अदर एवेन्यूज ओपन है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। लॉ ग्रेजुएट्स पॉलिटिक्स में भी काफ़ी जाते हैं, लीगल जर्नलिज्म भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल पब्लिशिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फेलोशिप्स एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा में भी लीगल ग्रेजुएट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। वेल ये एक बहुत ही ऑनगोइंग डिबेट है जो इस इशू पे चल रही है एंड कोई भी हमारे पास फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी साइन करी थी 1990s में, जिससे LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था इंडिया में एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत प्रोमिनेंट हुआ था 1990s में। एंड इस लिबरलाइजेशन से ये बात एक्सपेक्टेड थी कि लीगल सेक्टर भी लिबरलाइज होगा। लिबरलाइजेशन से मतलब है कि इंडिया में भी फॉरेन की लॉ कंपनीज एंड फॉरेन के लॉ ग्रेजुएट्स, फॉरेन के लॉयर्स आ सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ इंडिया का भी लीगल प्रोफेशन भी लिबरलाइज होगा। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी रेजोल्यूशंस पास किए 2002 से 2007 तक, जहां पे उन्होंने ये बात अपोज करी कि इंडियन लीगल प्रोफेशन को फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स के लिए ओपन नहीं करना चाहिए। सो इन 2011 एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट भी पास करी जहां पे उन्होंने ये बताया कि फॉरेन लॉ फर्म्स को परमिट नहीं किया जाएगा इंडिया में अपने ऑफिसेस सेट करने के लिए। बट इस जजमेंट के कॉन्ट्रारी मद्रास हाई कोर्ट ने एक मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई एंड उस PIL को AK बालाजी ने फाइल किया था, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फॉरेन लॉयर्स परमिटेड हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये अभी भी एक ऑनगोइंग डिबेट है। वेयरएज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में काफ़ी इश्यूज एंड कंसर्न्स बताए, रिकमेंडेशंस भी बताई एंड अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट किए एडवोकेट्स एक्ट में, जो आ सकते हैं अगर हमने इंडिया का लीगल प्रोफेशन फॉरेन लॉ फर्म्स एंड लॉ कंपनीज के लिए ओपन किया। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। वेल आपने देखा होगा मोस्ट कंट्रीज में एंड इवन इन इंडिया लीगल प्रोफेशन काफ़ी मेल डोमिनेटेड है।
एंड कैलकाटा हाई कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट ने इन 1916 एंड 1922 रिस्पेक्टिवली ये भी बोला था कि वुमेन इंटाइटल्ड नहीं है लीगल प्रोफेशन को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। बट 1923 में फाइनली लीगल प्रैक्टिशनर्स वुमेन एक्ट आया, जहाँ पे ये बोला गया कि किसी भी वुमेन को जस्ट बिकॉज उसके सेक्स के बेसिस पर, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है, उस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा एंड वुमेन भी लीगल प्रैक्टिस कर सकती है इंडिया में। So therefore, Miss Cornelia Sorabji was the first Indian lady वकील of Allahabad High Court जो अपॉइंट हुए थे 24 अगस्त 1921 को। So with this we finish our unit 5 of legal studies. Thank you for watching and all the best with your preparation.